साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। कार्यक्रम नवचेतना के इस अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित सौरभ और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हजारीबाग या यूं कहें झारखंड के प्रख्यात शिक्षाविद विभात सर, जिनके मार्गदर्शन में अभी तक सैकड़ों छात्र झारखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम विभात सर का स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित सौरभ जी। जोहार साथियों। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं सर, दो, एक होता है प्रतियोगिता परीक्षा और एक होता है सामान्य परीक्षा। तो सर, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इनमें क्या अंतर होता है? क्या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सामान्य परीक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए या फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का कोई अलग पैटर्न है और सामान्य परीक्षा की तैयारी का कुछ अलग पैटर्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और आज के विद्यार्थी को यह समझना होगा कि अगर वह कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उन्हें सामान्य परीक्षा से थोड़ा सा हटकर मेहनत करना होगा। सामान्य परीक्षा एकेडमिक एग्जामिनेशन है, उसमें सिलेबस पर आधारित कुछ फिक्स्ड पैटर्न में सवाल आते हैं और इसी वजह से शायद आपने देखा होगा कि वहां बच्चों के अंक बहुत ही ज्यादा आते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में कहानी यह है कि सिलेबस तो होता है, लेकिन इन बिटवीन द सिलेबस बहुत सारे अप्लाइड और चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को अगर जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी वो वहां पर अपना जलवा दिखा सकते हैं। सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। आगे सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जिनमें विद्यार्थी सफल होकर जो उनकी पाने की चाह होती है, सफलता प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर सर दो मुख्य परीक्षाएं होती हैं। एक तो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जेपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं और दूसरा जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिए जाते हैं। तो सर, पहले हम आपसे बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के बारे में। तो सर, इसमें तो एक सिविल सेवा का परीक्षा होता है। तो पहले सर, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो झारखंड द्वारा सिविल सेवा परीक्षाएं ली जाती हैं, इसका क्या सर पैटर्न क्या होता है? जेपीएससी के तहत ली जाने वाली जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है जी, इसमें मुख्यतः विद्यार्थियों को 3 फेज से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों शामिल है। और बहुत सारे विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अलग अलग रखकर करते हैं, जबकि इसकी तैयारी समग्र होनी चाहिए। अब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप अपने पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। और अगर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जहां आपको वैकल्पिक प्रश्नों के साथ खेलना है, तो वहां पर जितना भी आपने रीडिंग किया है, जो भी आपकी समझदारी है, वहीं से आप चीजों को एलिमिनेट करके वैकल्पिक प्रश्नों का जवाब देते हैं। और वही रीडिंग, वही नॉलेज, वही ज्ञान, समग्र नॉलेज आपका मुख्य परीक्षा में काम आता है। जब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझकर लिखने लगते हैं तो वह आप मुख्य परीक्षा में परफॉर्म करते हैं। जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान अर्जन करते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जब इतने सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान अर्जन करते हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अपने आप होती है। यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसको कि एक बार में सीखा नहीं जा सकता। बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उनके आसपास के एनवायरनमेंट से, उनके शिक्षक से, उनके गार्जियन के परवरिश से। और हाँ, इसमें एक बात कहूंगा कि बायोडाटा के बेस्ड कुछ इंटरव्यू के सवाल होते हैं जिसको बच्चों को लास्ट में फीड किया जा सकता है, लेकिन वह भी बहुत ही, उसका रोल जो होता है कम होता है। बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी ही चेक की जाती है इंटरव्यू में। तो मेरा बच्चों को बस यह निवेदन होगा कि आप जब भी जेपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको एक कम्प्रिहेंसिव एग्जाम लेकर देखें। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अलग अलग ना सोचें। आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। फिर वैकल्पिक प्रश्न, मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा आप आसानी से पास कर लेंगे और इंटरव्यू में भी आपकी पर्सनालिटी वहां निखर कर अच्छी पेश आएगी। यानी सर, आपका कहना है एक होलिस्टिक अप्रोच जो है अपनाना चाहिए, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने बताया कि ये परीक्षा जो है 3 भागों में विभाजित है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जब तक आप प्रीलिम पास नहीं करेंगे तो मेंस तो दे नहीं पाएंगे। तो आपके विचार से क्या सर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी चाहिए या साथ में ही उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए?
वही पहले के प्रश्न के जवाब में मैंने यही समझाने की कोशिश की कि तैयारी एक साथ ही होनी चाहिए। आपको सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है। हाँ, चरण अलग अलग हैं। एक में वैकल्पिक प्रश्न का योगदान है, तो आप उसमें you need to practice as much multiple choice question as much possible for prelims examination, and in mains you need to write as much as questions. तो आपको जितना लिखेंगे उससे आपके राइटिंग स्किल में निखार आएगा और आप अव्वल आएंगे। जितना ज्यादा ऐसा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें मेंस के लिए। बिल्कुल, उसमें प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि ये सर परीक्षा झारखंड की है, तो एक बड़ा हिस्सा जो है प्रश्नों का झारखंड से जो है रिलेटेड रहता है, तो उसके लिए विद्यार्थी जो गण जो हैं किस प्रकार की रणनीति को अपनाएं? प्रीलिम्स परीक्षा में झारखंड विशेष का बहुत योगदान है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला सामान्य अध्ययन का पेपर है और दूसरा झारखंड विशेष का है। और सामान्य अध्ययन के पेपर में भी 10 सवाल झारखंड विशेष से पूछे जाते हैं। कुल 110 प्रश्न। बिल्कुल, कुल 110 प्रश्नों का जो है वह झारखंड विशेष का है। और इसमें जो बच्चे झारखंड विशेष को अच्छा से करेंगे उनको एज मिलेगा। इसकी तैयारी आप कहेंगे आप झारखंड के हैं, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी, तो आपको झारखंड विशेष के लिए कुछ आधारभूत चीजों को पकड़ना पड़ेगा। कुछ हमारे पास ऐसे बुक्स हैं जो झारखंड के बारे में, झारखंड के स्मृतियों को अच्छे से अंकित किए हुए हैं। हमें गाइड बुक से थोड़ा सा बचना चाहिए, जिसमें एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी होती है। हमें अपने शिक्षकों से संज्ञान लेना चाहिए कि सर कौन सा इतिहास, अगर झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कौन सी पुस्तक होगी, और झारखंड का भूगोल ही पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी पुस्तक होगी। तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स को लेकर झारखंड विशेष की तैयारी हो सकती है। और इसमें आपको गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स हैं, जैसे आपके 24 जिले हैं तो 24 डिस्ट्रिक्ट के जो वेबसाइट्स हैं, वहां पर एक जिले के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों को चाहिए कि अब थोड़ा सा स्मार्ट बनने की भी जरूरत है। गाइड बुक खरीदने से अच्छा है कि आप वेबसाइट को विजिट करें और वहां से आप अपने ऑथेंटिक डाटा को निकाल लें। सर, एक प्रश्न ये भी विद्यार्थियों के मन में रहता है कि उनको सिविल सर्विसेज यानी ये जो झारखंड की जेपीएससी परीक्षा है उसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। इसको लेके मैं देखता हूं कि विद्यार्थियों में काफी कंफ्यूजन है। इंटर पास करने के बाद किया जाए या ग्रेजुएशन पास करने के बाद किया जाए, तो इस विषय में सर थोड़े से। बिल्कुल, बच्चा जब 10th पास करता है और 11th 12th में आता है जी, तो कुछ बच्चों के गार्जियन जो बहुत ज्यादा अवेयर्ड होते हैं उस समय अपने बच्चों की दिशा तय कर देते हैं कि आगे जाकर इसको करना क्या है। जो भी बच्चा 11th 12th में रहता है वह इतना गंभीर और इतना मैच्योर नहीं होता है कि वह अपने लाइफ का डिसीजन ले सके। कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट उसका काम करता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, लेकिन अल्टीमेटली उसके जो सीनियर्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो उसके पथ प्रदर्शक के रूप में अगर उसकी दिशा तय कर दें कि आपको 11th 12th के बाद क्या करना है, तो शायद वह बच्चा अपनी जिम्मेदारी, अपनी दिशा तय कर लेता है। रही बात तैयारी की, मैं स्कूलिंग के लेवल पर बच्चों को जीने देना चाहता हूं कि जब तक बच्चा स्कूल में है वह स्कूल के करिकुलम के साथ जस्टिस करे। वह वहां पर जितनी भी पुस्तकें उसको एनसीईआरटी वगैरह की पढ़नी है उसको पढ़े, खूब मन लगाकर पढ़े, ज्ञान अर्जन करे। वहां खेल कूद के भी ऑप्शन है, वो भी करे, अपनी दिशा तय कर ले। और जैसे ही वो ग्रेजुएशन में जाता है पूरे जोश के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की या जिसने भी जो अपना आधार दिशा तय किया है उस आधार पर वह अपनी नींव रख सकता है। और उचित मार्गदर्शन जरूरी है, तो ग्रेजुएशन में इंटर करते ही फर्स्ट सेमेस्टर के साथ उचित मार्गदर्शन के साथ वह अपने तैयारी को आयाम दे सकता है। यानी सर ग्रेजुएशन में इंटर करें और आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सर, एक चीज ये भी झारखंड में समस्या देखने को मिलती है कि यहाँ का जो जेपीएससी का जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं उनका कोई एक फिक्स पैटर्न, मतलब टाइम टेबल नहीं है। परीक्षाएं होती है, अभी तक जो है राज्य गठन के 22 साल हो चुके हैं, लेकिन परीक्षाएं जो है 10 परीक्षाएं अब तक आयोजित की जा चुकी, उसमें भी कुछ संयुक्त परीक्षाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में सर विद्यार्थी जो है गण जो है जो तैयारी इसकी कर रहे हैं वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। दूसरा, इसी में सर आप ये भी बताएं कि क्या उनको साथ में कुछ और भी अगल बगल के राज्यों की भी जो है कमीशन की तैयारी साथ में करनी चाहिए ताकि जो है कंटिन्यूटी बनी रहे। बिल्कुल, देखिए ये आपने बहुत सही सवाल किया है। आज विद्यार्थियों को निराशा होती है कि हमारे राज्य में वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं,
लेकिन जो विद्यार्थी लगा हुआ है, मैं पहले सकारात्मक पहलू को ही पकड़ूंगा। मैं बस यही बच्चों को आह्वान करूंगा कि जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, 6th जेपीएससी आया, 5th जेपीएससी उसके पहले आया, या जो 7 to 10th जेपीएससी आया, कुछ पोस्ट लेकर आया, और जो विद्यार्थी लगे हुए हैं वो अपनी सतत मेहनत से एक कामयाब पोजीशन को पा चुके हैं। अब आप अगर यह सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो शायद आप रेस में पीछे रह जाएंगे। वैकेंसी आएगी, वैकेंसी को निकलवाने में आपका योगदान नहीं है, आपका काम पढ़ना है। सरकार से आप बस गुजारिश कर सकते हैं, सरकार अगर संज्ञान लेती है इन सब चीजों का, विद्यार्थियों का दुख दर्द समझती है, उसको भी वैकेंसी जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए, नोटिफिकेशन प्रकाशित होनी चाहिए। और विद्यार्थियों को कहूंगा कि ऐसे डल ख्यालात उनके दिमाग में आते रहते हैं कि हम क्या करें, तो उनको यह चाहिए कि हम अपनी तैयारी करते रहें। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, तो वह पढ़ाई करे, नेतागिरी ना करे, और पढ़ाई के साथ साथ वह जेपीएससी में संभावना यह है कि रेगुलर नहीं हो रहा है तो चलो हम डिप्टी कलेक्टर, बीडीओ, सीओ नहीं बन पाएंगे, कोई बात नहीं। If you are preparing for JPSC, the top most examination of Jharkhand Civil Services, then you will automatically get prepared for other examination like JSSC, lab technician, पंचायत सचिव, छोटे छोटे एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर लिए हैं तो बस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, एक्स्ट्रा में ये सारे सवाल आपको करते रहने हैं, तो आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप जेपीएससी भी दे सकते हैं, आप झारखंड से संबंधित छोटे छोटे एग्जाम को भी दे सकते हैं। रही बात कि आपका पड़ोसी राज्य आप देखेंगे कि रेगुलर वैकेंसी निकाल रहा है, तो क्यों ना हम झारखंड विशेष पढ़ ही रहे हैं तो एक बिहार स्पेशल भी कर लें और बीपीएससी की भी तैयारी करें, तो आपकी एक संभावना। सिलेबस दोनों का सर मिलता है, ऑलमोस्ट जीएस का मिलता जुलता है। पहले बीपीएससी में वैकल्पिक विषय भी होता था, जिसको इस बार संशोधित कर दिया गया है, तो जीएस का विषय है। बिहार में एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन अभी भी है, और बिहार स्पेशल है, वहां बिहार के हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी जिस तरह से यहाँ झारखंड विशेष का ज्यादा वेटेज है, बिहार स्पेशल में बिहार के हिस्ट्री का ही वेटेज है, तो थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करके झारखंड के विद्यार्थी बीपीएससी में फतह पा सकते हैं। यहाँ यह अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि झारखंड के विद्यार्थी बीपीएससी पर अभी तक फोकस नहीं किए हुए हैं, जबकि बिहार के विद्यार्थी जेपीएससी पे फोकस करके रिजल्ट दे देते हैं। ये समस्या जो है देखने को बिल्कुल। जी सर। अब सर आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे सर कि आजकल विद्यार्थियों में एक मनोविज्ञान की समस्या, डिप्रेशन, ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो विद्यार्थी जो है अवसाद में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सर आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा जब वैकेंसी नहीं आती है तो बच्चों को होता है, अवसाद में चले जाते हैं। सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, आप अपना काम करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। सरकारी नौकरी है, मोटिवेशन आपका सरकारी नौकरी बना हुआ है, इसलिए आप उसके लिए प्रायोरिटी से काम करते हैं। आपके मोटिवेशन में कुछ और बातें होनी चाहिए, आपको जो जिंदा रखे, आपके अरमान को जो आगे बढ़ाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके माँ पिता हैं आपके सामने, जो धरती पर भगवान स्वरूप हैं, तो आप उनकी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी नौकरी नहीं तो क्या सब कुछ खत्म? हम सरकारी नौकरी के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे संज्ञान में होने चाहिए, उनसे जुड़ी खुशियां होनी चाहिए। अगर हमने बेहतर पढ़ाई की है तो हम बेकार नहीं बैठेंगे, यह उम्मीद रखनी चाहिए। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी तलाशना चाहिए। एक सही एज में हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए, और अगर हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है, जानकार हैं, अवेयर्ड हैं, तो रोजी रोटी को अर्जित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सर। बहुत मिसकंसेप्शन इसको मैं ही कहूंगा कि लोग सोचते हैं कि मैं जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं तो इससे ऊपर की तैयारी नहीं हो सकती है। क्या ये धारणा सर गलत है? एक जेपीएससी का तैयारी करने वाला बच्चा क्या यूपीएससी की भी तैयारी कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, बस मोटिवेशन की जरूरत है। यहाँ सिलेबस सर कुछ सिलेबस के बारे में कहूं कि यूपीएससी में 17 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जी जी। जेपीएससी में 5 जीएस के सब्जेक्ट हैं।
एक अतिरिक्त यहाँ भाषा का है और आपको झारखंड विशेष पढ़ना है। लेकिन तैयारी कुछ अलग अतिरिक्त सब्जेक्ट्स पढ़कर आप यूपीएससी के रेस में शामिल हो सकते हैं। बच्चों को मोटिवेशन चाहिए यहाँ पर। अगर उनका बैकग्राउंड हम्बल है, अगर वह रूरल बैकग्राउंड के हैं, आप देखिए यूपीएससी के रिजल्ट में देश में कोने कोने से रिजल्ट हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट अतिरिक्त है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट है, आपको गवर्नेंस का इश्यू थोड़ा डिटेल में है, आपको सोशल जस्टिस का पेपर अलग है। आप देखेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आप अगर जनरल अवेयरनेस रखते हैं तो ये सारी सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। सोशल जस्टिस पढ़ना है, इसमें है सब्जेक्ट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी, और यहाँ पर बातें की जा रही है कि एवरीवन बॉर्न इज इनसिग्निफिकेंट एंड यू कैन अपग्रेड योर स्टेटस थ्रू गुड कर्मा। अब इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें पढ़ाई जा रही है, तो इतनी अच्छी बातें अगर आपको सीखने को मिल रही है तो यह आपको यूपीएससी तो निकलवाएगा ही, साथ साथ में आपको एक बेटर पर्सन भी बनाएगा, एक अच्छा इंसान। तो जरूरत है मोटिवेशन की। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाता है तो आप कोई भी मुकाम पा सकते हैं। इनफैक्ट की तो मैंने तो यह देखा है कि जो बच्चे जेपीएससी अभी हमारे यहाँ डिप्टी कलेक्टर बहुत बने 7 to 10th जेपीएससी में, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सर मेरा अगला पड़ाव यूपीएससी होगा। सर एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आज भाषा के माध्यम को लेकर बड़ा सा एक लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि लोगों के मन में ये विधारणा बैठ गई है कि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनका रिजल्ट जो है ज्यादा हो रहा है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं, तो इसको लेकर सर आपकी क्या राय है? मेरे इस विषय पर है कि भाषा एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। हाँ, आज यह कहूंगा कि कंटेंट की कमी है हिंदी माध्यम में कंटेंट की कमी के साथ टीचर की भी कमी है। और बच्चे जो हमारे हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के एटीट्यूड में, सोच में थोड़ा सा अंतर है। हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कहीं न कहीं सिस्टमैटिकली भरा गया है, उनको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हाँ, जो कमी है उस पर हम काम करें। शिक्षक हिंदी मीडियम के नहीं हैं, हम कोशिश करेंगे कि टीचर से रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश मीडियम के अच्छे शिक्षक आपको ट्रांसलेट करके अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाएं। आपको खोजना होगा, आपको ढूंढना होगा, आपको माध्यम को बाधा बनने नहीं देना होगा। तो यानी कि माध्यम कोई भी हो, अगर मेहनत सही दिशा में हो तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक सर और प्रश्न है, लोग एनसीईआरटी बुक्स पर बड़ा फोकस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर रहा है तो आमतौर पर शुरुआत में उसको राय दी जाती है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। कितना सर सही है क्या के बारे में बताएं सर? यह आम परसेप्शन है। जैसे ही कोई बच्चा सोचता है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, उसको सलाह दी जाती है 6 to 12th एनसीईआरटी। मैं यहाँ पर एक लिमिटेशन के साथ उन्हें आगे बढ़ने कहूंगा, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ही आपके एनसीईआरटीज में हैं। अगर आप इन डेप्थ सिलेबस को देखेंगे, मान लीजिए आज पूछ रहा है इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है। करंट अफेयर एनसीईआरटी में नहीं है। आधे से ज्यादा सवाल आज कंटेम्परेरी हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी में बच्चों को सेलेक्टिव होने के लिए कहूंगा। अच्छा, जैसे मैं कहूंगा कि 6 to 12th की सारी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने लगे तो जो 6 साल का सिलेबस है, अगर आप बहुत मेहनत करेंगे तो शायद आपको पढ़ने में 1.5-2 साल फिर से लग जाए। ये कहीं समय की ज्यादा बर्बादी न हो जाए, इसलिए सेलेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आपने सिलेबस को अच्छे से देखा है, सिविल सर्विसेज के सिलेबस को, तो 9th की एनसीईआरटी अगर इकोनॉमिक्स की उठाते हैं तो उसमें आपको फूड सिक्योरिटी का चैप्टर है जो सिलेबस में है, तो उसको पढ़िए। बाकी की कहानियां आपके जहन में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जरूरी नहीं है कि आप फिर से 9th क्लास के और इररिलेवेंट चैप्टर्स को पढ़ें। उसी तरह 10th के चैप्टर में आप देखेंगे कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता अधिकार का चैप्टर है। यह भी हमारे सिलेबस में है और एनसीईआरटी से हमें यही पढ़ना चाहिए। जो चीजें हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं वो हमारे कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे यूपीएससी, जेपीएससी के सिलेबस में है उसके आधार पर एनसीईआरटी के बुक्स का सिलेक्शन हो, ताकि हमारा समय कम से कम बर्बाद हो।
यहीं और अगर इकोनॉमिक्स में 11th की एनसीईआरटी है तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पूरी इंडियन इकोनॉमी की जानकारी दी गई है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पुस्तक पूरी पढ़नी चाहिए। रही बात 12th की, तो 12th में माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि, 2 अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, जहां आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी की बात की गई है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जरूरत नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 3, 5, 6, जो मनी बैंकिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन से जुड़ा हुआ है, यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हमें जरूरत है कि इन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करके, इन एनसीईआरटी के सेलेक्टिव बुक्स को आइडेंटिफाई करके इसकी समग्र तैयारी करनी चाहिए, पूरा एनसीईआरटी पढ़ने ना कि पूरी एनसीईआरटी। सर, आप चूंकि यहाँ एक शिक्षा संस्थान भी आपने खोला हुआ है, आप एक शिक्षाविद भी हैं, आपके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थी जो हैं सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आप एक मुकाम पर हैं तो हर किसी की न कुछ सामाजिक जिम्मेवारी होती है। तो आप सर अपने स्तर से समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने संस्थान के माध्यम से क्या सर कुछ कदम उठा रहे हैं, हमारे श्रोताओं को जानकारी? बिल्कुल सर देखिए, मैं पहले अपने बारे में बताऊं कि मेरा जन्म जो हुआ है झारखंड पतरातू थर्मल में हुआ है। जी। लेकिन आफ्टर 1999 आई माइग्रेटेड टू दिल्ली और वहीं मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई की। अच्छा। मैं भी आईएएस बनना चाहता था और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी आप कह लीजिए कि मैं अभी आईएएस नहीं हूं, लेकिन एक टीचर के रूप में मुझे हमेशा रिकॉग्नाइज किया गया। मैं जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहा था या मैं ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से कर रहा था, उस समय मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और उसके बाद बीएड भी मैंने किया, जिसके बाद तुरंत मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में भी पढ़ा रहा था तो उन्होंने वहां पर मुझे बच्चों का खूब प्यार मिला। मैं यंग टीचर था, एट द एज ऑफ 22-23 आई स्टार्टेड टीचिंग, और वहां पर मुझे जो वरिष्ठ सीनियर टीचर होते थे उनसे भी ज्यादा लोग मुझे मानने लगे कि सर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मैं अपने इस चीज को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे आईएएस बनना है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन का काम हुआ। उसके बाद फ्रीलांसर के रूप में मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन देने के लिए जानने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत तो है, जिससे कि मैं बच्चों को कुछ अतिरिक्त तो देता हूं, जिसकी वजह से बच्चे मेरे से जुड़ते हैं। तो क्यों ना, जहां मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं और वहां मेरा कुछ डायरेक्शन नहीं है, मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं दे सकता, मेरा लिमिटेशन है, तो क्यों ना मैं अपना संस्थान खोलूं और अपने संस्थान को ओपन फॉर ऑल कर दूं। और मैंने हजारीबाग में ऐसा संभव बनाया है। मैंने यह करके दिखाया है। जब पूरा कोरोना में झारखंड बंद पड़ा हुआ था, उस समय मैंने यहाँ डिजिटल बोर्ड लगाया। 7 to 10th जेपीएससी का नोटिफिकेशन का आगाज हो चुका था। मैंने ऑनलाइन एजुकेशन फ्री कर दिया था। मैं बच्चों से सिर्फ ये इतना कहता था कि जो गुरु दक्षिणा दे सकते हो दो और अपने पढ़ाई का काम जारी रखो। इस तरह से मैंने लगभग 7,000 बच्चों को ऑनलाइन जोड़ा और 7 to 10th जेपीएससी में हमारे 72+ रिजल्ट हुए। तो मैं बच्चों के लिए खुला हुआ हूं। आप फीस की चिंता मत करिए। जो भी दूर दराज गांव के बच्चे सुन रहे होंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे आते हैं और अगर उनके पिता नहीं है, पिता का स्वर्गवास हो गया है, हम उन्हें कंप्लीटली फ्री अप टू 50% इस तरह से देते हैं कि मान लीजिए अगर उनके घर में कोई कमाने वाला है तो थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं। किसी के घर में कोई अगर शहीद हुआ है उसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। कोई गर्ल चाइल्ड अगर पढ़ना चाहती है उसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। SC ST वल्नरेबल सेक्शंस जो भी लोग हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं, दिल खोल कर पढ़ाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो लोग हैं, जो एक नया गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हैं। और जो बच्चे अपना जेन्युइन कंसर्न बताते हैं उनके लिए हम दिल खोल के बैठे हुए हैं। आप समझिए कंप्लीट फ्री एजुकेशन है हमारे यहाँ। सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को, छात्रों को, बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में किन्हीं और प्रसिद्ध शिक्षाविद के साथ। धन्यवाद।